डीमन एम्परर के इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि रीजेंट स्टेट से सारे एल्डर्स विंडगेट सिटी पर उनकी मदद के लिए आ चुके होते हैं और वो लोग सिटी में जाने ही लगते हैं। लेकिन तभी ही वो 3 लीडर्स और उनके एल्डर्स वहां पर आकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं और हेल वैली का लीडर उनसे कहता है, तुम लोग किसे बचाने जा रहे हो? हमने तो पहले ही अपने एल्डर्स को लू फैमिली के अटैक करने के लिए भेज दिया है और अब तक तो वो मर भी चुके होंगे। लेकिन तभी ही वहाँ पर एम्परर आ जाता है और उनसे कहता है, लगता है हमने तुमको डिसअपॉइंट कर दिया है क्योंकि उन लोगों ने हमारा एक भी बूंद खून नहीं बहा पाई। हेल वैली का लीडर उससे पूछता है, पर ये कैसे हुआ और हमारे एल्डर्स का क्या हुआ? तो एम्परर उसे कहता है, ये तो जाहिर ही है ना कि वो लोग मेरे हाथों मारे गए। और ये सुनते ही तीनों एल्डर्स बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एम्परर पर अटैक करने बढ़ते ही हैं। लेकिन एम्परर वहाँ से जाने लगता है और उनसे कहता है, अगर तुम मुझे पकड़ सको तो मेरे पीछे आके दिखाओ। और वो लीडर्स भी उसके पीछे चले जाते हैं और उस पर अटैक करते हैं। लेकिन तभी ही उनके सामने कुछ आकर गिरता है और लोग पीछे चले जाते हैं और देखते हैं कि एक 6th ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन होता है और ये गॉड ऑफ वॉर डूगो का होता है। और फिर वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर हेल वैली का लीडर उससे पूछता है, मार्शल, ये मेरे और इस लड़के के बीच का मामला है, इसलिए आप इसमें दखल मत दीजिए। तो गॉड डूगो उसे कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो और क्या तुम भूल चुके हो कि एम्परर ने ये ऑर्डर दिया है कि तुम लोग विंडगेट सिटी पे नहीं घुस सकते हो और मैं यहाँ का गार्ड हूँ। हेल वैली का लीडर उससे कहता है, मार्शल, अगर आप यहाँ के गार्ड हैं तो मैं इसे क्रॉस नहीं करूँगा, पर मैं चाहता हूँ कि आप जाओ फान को मुझे दे दें क्योंकि जाओ फान ने हमारे बहुत सारे एल्डर्स को मारा है और हमारे 5th एल्डर के हाथ को भी उखाड़ दिया है। डूगो एम्परर से पूछता है, इसने जो सब कहा क्या ये सच है? लेकिन एम्परर कहने लगता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि मार्शल डूगो के साथ हमारा क्या रिश्ता है और तुम्हारी ये पूछने की हिम्मत कैसे हुई कि वो मुझे तुम्हारे हवाले कर देंगे? मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे यंग मास्टर लू यूनहाई गॉड डूगो के 5th ग्रैंडसन हैं और तुम कह रहे हो ना कि मैंने तुम्हारे एल्डर्स को मारा है, तो तुम इस बारे में क्या कहोगे कि कुछ दिन पहले तुम्हारे फैमिलीज ने हमारे लू क्लैन के लाखों लोगों को बेरहमी से मार दिया। और सिर्फ यही नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा क्राइम ये है कि तुमने हमारे सबसे महान एम्परर के ऑर्डर को भी नहीं माना। और मार्शल डूगो, आप तो एम्परर के सबसे वफादार आदमी है ना, तो क्या आप एम्परर के खिलाफ ऐसी गुस्ताखी को माफ करेंगे? आपको तो इनके टोटे टोटे कर देने चाहिए। और ये सुन के सारे लोग ही शॉक हो जाते हैं और हेल वैली का लीडर कहने लगता है, मार्शल डूगो, आप हमारा भरोसा कीजिए, ये लड़का बस फेंक रहा है और आप इसे दूसरे नजरिए से देखकर देखिए। अगर आपने ऐसा किया तो यहाँ पर सिविल वॉर हो जाएगा और भी लोग मारे जाएंगे। और एम्परर फिर से कहने लग जाता है, अच्छा तो तुम गॉड डूगो को ऑर्डर दे रहे हो? तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारा नौकर है? और फिर हेल वैली का लीडर कहता है, ठीक है मार्शल डूगो, हम इस सिटी में नहीं जाएंगे और हमें जाओफान की भी जरूरत नहीं है और आप भूल जाइए कि कोई ऐसा भी दिन था। और डूगो भी इसमें अपनी हामी भरता है। लेकिन फिर से एम्परर कहने लग जाता है, क्या तुम दिन में सपने देख रहे हो? तुम्हें लगता है कि गॉड ऑफ वॉर डूगो तुम्हें ऐसे ही जाने देगा? लेकिन डूगो चिल्लाकर कहता है, अब बस भी करो। और फिर वो तीनों एल्डर्स वहाँ से चले जाते हैं और फिर सीन चेंज होता है और ये सब हो जाने के कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेडिसिन किंग एल्डर ली बात कर रहे होते हैं और एम्परर उन्हें कह रहा होता है, हमारे 4 एरेस को संभालने के लिए हमें लोगों की जरूरत है। 2 एरेस को तो तुम संभाल लोगे और बाकी दोनों एरेस को संभालने के लिए मुझे अभी भी 2 एक्सपर्ट्स की जरूरत है। तो एल्डर ली उसे कहता है, अभी तो उन्हें संभालने के लिए मेरे दिमाग में सिर्फ 2 ही नाम आ रहा है। एक का नाम है रेजिंग एंसेस्टर यू यनहाई और दूसरी है आइस मून विच शिव क्विंगजियान। ये सुनते ही मेडिसिन किंग कहता है, हम दोनों उन ओल्ड मॉन्स्टर्स को नहीं बुला सकते हैं क्योंकि उन्हें तो रीजेंट स्टेट ने भी बुलाया था, पर लोग बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हैं, वो लोग अपने माउंटेन से निकले ही नहीं। एम्परर उनसे पूछता है, और उनकी स्ट्रेंथ के बारे में क्या?
एल्डर ली बताता है वो लोग रेडियंट स्टेज के 5th लेयर में हैं और मैं उनसे एक बार लड़ा भी था और अगर मैं अकेला होता तो मैं कभी भी उनसे जीत नहीं पाता। एम्परर कहता है तो ठीक है, ये तय हो गया, उन्हें रिक्रूट करने के लिए हम कल ही निकलेंगे। और फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि वो 3 महीने बाद वो लोग उस माउंटेन पर पहुंच जाते हैं। उस जगह को देखकर एम्परर पूछता है आखिर उन लोगों ने कितनी देर तक फाइट की थी कि इस जगह का ये हाल हो चुका है। लेकिन तभी ही उन दोनों को कुछ महसूस होता है और एम्परर कहता है एल्डर ली, अब तुम्हें पता है ना कि क्या करना है। और फिर तभी वहाँ पर फायर एक्सपर्ट इवान हाई आ जाता है और उसे देखते ही एल्डर ली उसे कहता है बहुत वक्त हो चुका है मिले हुए और आज मैं यहाँ तुम्हारा दुश्मन बन के नहीं आया हूँ, बल्कि तुमसे ये पूछने आया हूँ कि क्या तुम इंपीरियल फैमिली के प्रिंस को ट्रेन करोगे। यान हाई कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम भी ये जानते हो कि मैं रीजेंट स्टेट के किसी को भी कुछ नहीं सिखाऊंगा। तभी एम्परर कहता है एल्डर ली, तुम जिस फायर एक्सपर्ट की इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहे थे उसे देखकर तो मुझे लग रहा है कि ये तो हेवन प्रोफाउंड एक्सपर्ट से भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और ये सुनते ही यान हाई चिल्लाकर कहता है तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो, मैं एक साथ 10 हेवन प्रोफाउंड एक्सपर्ट से लड़ा हूँ और एक बार भी हारा नहीं हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं उनसे कमज़ोर हूँ। एम्परर कहता है हाँ बिल्कुल, देखो तुम इस माउंटेन को अपनी फायर से सिर्फ आधा ही मेल्ट कर पाए हो तो हुए ना तुम कमज़ोर। यान हाई कहता है बच्चे, सच में तुम कुछ भी नहीं समझ रहे हो, ये मैंने मेल्ट नहीं किया है बल्कि ये मेरी और मेरी वाइफ के बीच की लड़ाई की वजह से हुआ है। और तभी ही वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आ जाती है, पर वो असलियत में एक छोटी बच्ची नहीं होती बल्कि यान हाई की वाइफ होती है और उसने अपने कल्टीवेशन के जरिए अपने आप को ऐसा कर रखा होता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते ही झगड़ने लग जाते हैं तो एल्डर ली उन्हें कहता है मैं यहाँ पर यंग मास्टर को ट्रेनिंग दिलवाने के लिए लाया हूँ, ना कि तुम लोगों का झगड़ा दिखवाने। और यान हाई अपनी वाइफ को नीचा दिखाने के लिए अपनी पावर से एक बहुत बड़ी फायरवॉल बना लेता है और कहता है अगर इसे ट्रेनिंग चाहिए तो मैं इसे दूंगा। तो इसे देखकर उसकी वाइफ भी कहती है तुम्हें क्या लगता है सिर्फ ये तुम ही कर सकते हो। और फिर वो अपनी पावर को भी दिखाती है और कहती है मैं इसे ट्रेनिंग दूंगी। तो यान हाई उसे चिढ़ाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ये आइस टाइप है, ये फायर टाइप का लड़का है जिसे कि मैं ही सिर्फ ट्रेनिंग दे सकता हूँ। एम्परर भी उसे कहता है मैं आपके साथ ट्रेनिंग तो करना चाहता हूँ पर मैं क्या करूँ, मैं आपकी आइस टेक्निक को सीख नहीं सकता हूँ, इसलिए मुझे इसके साथ ही जाना पड़ेगा। तो फिर उसकी वाइफ उसे कहती है तो फिर ठीक है, हम एक शर्त लगाते हैं और हम लड़ेंगे और जिसका भी लड़ाई में अपर हैंड होगा वही इसे ट्रेनिंग देगा। और फिर वो दोनों माउंटेन के ऊपर चले जाते हैं और वहाँ पर लड़ने लगते हैं। और फिर कुछ देर बाद एम्परर कहता है एल्डर ली, अब हमारे एक्ट करने का वक्त आ चुका है, तो चलो तुम्हारी परफॉर्मेंस देखते हैं। और फिर माउंटेन के ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों ही लड़ाई से थक चुके होते हैं और घायल भी हो चुके होते हैं। और फिर तभी ही वहाँ पर एम्परर और एल्डर ली पहुँच जाते हैं और एम्परर उनको देखकर उनके पास जाता है और उन्हें एक पील देते हुए कहता है इस पील से तुम्हारे जख्म जल्दी ही भर जाएंगे और तुम्हारी इससे की भी रिस्टोर हो जाएगी, इसलिए तुम इसे ले लो। लेकिन अचानक से ही एल्डर ली उस पर अटैक कर उस पील को नीचे गिरा देता है। ये देखकर एम्परर उसे पूछता है एल्डर ली, तुम ये क्या कर रहे हो। एल्डर ली कहता है यंग मास्टर, ये दोनों हमारे रीजेंट स्टेट के एनिमीज हैं और ये जब वीक हो चुके हैं तो इन्हें मारने का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा चांस मिल गया है। और एल्डर ली उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी एम्परर उसके सामने आ जाता है और कहता है ये दोनों मेरे मास्टर हैं और मैं तुम्हें इन्हें मारने नहीं दूंगा। तो एल्डर ली उसे कहता है तुम मेरे सामने से हट जाओ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे तुम्हें भी मारना पड़े। और फिर एम्परर उस पील को लेने के लिए उसकी तरफ भागता है और एल्डर ली उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वहाँ पर यान हाई आकर उसे रोक लेता है। और फिर एल्डर ली फिर से उनकी तरफ अटैक करने के लिए जाता है और वो दोनों अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को निकाल लेते हैं और एल्डर ली पर एक साथ अटैक करते हैं। लेकिन एल्डर ली
अपने डिमोनिक ड्रैगन से उन पर अटैक करके उसे रोक देता है और फिर उसके साथ ही वो अपनी सेकंड टेक्निक घोस्टली ड्रैगन क्लॉ से उन पर अटैक करके उनके अटैक को नाकामयाब कर लेता है। और ये टेक्निक देखकर वो दोनों एल्डर ली से पूछते हैं, तुम ये कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो? तो एल्डर ली उन दोनों से कहता है, वैसे भी तुम जल्द ही मरने वाले हो, तो तुम्हें ये बताकर क्या ही फायदा। और फिर पीछे से एम्परर आकर एल्डर ली को पकड़ देता है और कहता है, मैंने इसे पकड़ कर रखा है, तुम दोनों यहाँ से भागो। और ये देखकर वो दोनों एम्परर की दी हुई पील को खा लेते हैं और अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर लेते हैं। और फिर वो लड़की अपने सबसे ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट को निकाल लेती है और यानहाई भी अपने सबसे पावरफुल बीस्ट को निकाल लेता है और वो दोनों अपने सबसे पावरफुल बीस्ट के साथ एल्डर ली पर अटैक करने जाते हैं। लेकिन तभी ही एल्डर ली अपने टेक्निक से एम्परर पर ही अटैक कर देता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।